रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, कहानी को शुरू करूं लेकिन सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि कल के दिन मैंने आप लोगों को कोई अपडेट भी नहीं दिया और अचानक से कहीं गायब हो गया, ना वीडियो बनाए। असल में मैं अपने गाँव गया हुआ था, कुछ खेतों पर भी काम था, तो गाँव गया हुआ था। मैंने सोचा था कि लौट आऊँगा, माइक में साथ में लेकर गया था। मैंने सोचा खेत पर ही शूट कर दूंगा, लेकिन ना वहाँ पर टाइम मिला और ना मैं सही समय पर लौट पाया। इस वजह से जो वीडियो था मैं डाल नहीं पाया। और दूसरी तरफ ये कि थक भी इतना ज़्यादा चुका था कि जब मैं रात के 10 बजे के आसपास लौट के आया तो फिर थोड़ी देर बच्चों से मुलाकात की, उसके बाद में सो गया। थकान हो ही जाती है आमतौर पर खेत पे जाओ तो इस वजह से कल की कहानी शूट नहीं हो पाई। ना न्यूज़ वाले चैनल पे कुछ आया और ना इस क्राइम स्टोरी वाले चैनल पे कुछ आया, तो उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों, बात करें अगर हम लोग क्राइम की, तो मैंने पिछले दिनों में कुछ स्टोरीज सुनाई हैं। एक स्टोरी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई बांग्लादेश की थी। उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इस तरीके की घटना तुमने सुनाई, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुसलमान की घटना है तो ऐसे क्यों सुना दिया। बात हिंदू और मुसलमान की कभी करना मत दोस्तों। अगर कोई बुरा होता है तो उसे बुराई के चश्मे से ज़रूर देखना। इंसान बुरा होता है, किसी का रिलीजन, किसी का धर्म बुरा नहीं होता। तो बात हम अपने चैनल पर हिंदू मुसलमान की करते ही नहीं हैं। हम बस जो क्राइम होता है वो आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के समाज में लोग रह रहे हैं। अब उसका ये बात नहीं है कि कोई प्रोपेगेंडा करके तुम्हारे सामने कोई खबर चला दी हो, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल पे हम सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग को ट्रू और जेन्युइन स्टोरी सुनाते हैं, जो जेन्युइन स्टोरी होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के किसी की वीडियो उठा के डाल दिया। बाकायदा रिसर्च की जाती है। रिसर्च करने के बाद में कुछ पुख्ता आर्टिकल मिलते हैं। उन आर्टिकल के माध्यम से हम लोग उन न्यूज़ को, उस क्राइम स्टोरी को शूट करते हैं और उसके बाद में ही आप लोग के सामने परोसते हैं। क्योंकि बड़ा चैनल है, छोटा नहीं है। 30,000 की फैमिली बहुत बड़ी होती है। अगर सोचा जाए तो 30,000 लोग खड़े कर लिए जाएँ तो बहुत होते हैं। मैं मिलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा चैनल छोटा चैनल है, लेकिन फिर भी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हूँ। मैं आप लोग को व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी नहीं सुनाता। मैं आप लोग को वो सुनाता हूँ जो जेन्युइन होता है। और एक तरीके से आप लोग को हर वीडियो के अंदर मैं कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग को हर वीडियो के अंदर मैसेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को मैसेज ना देता हूँ किसी वीडियो के अंदर। हर वीडियो के अंदर मैसेज देता हूँ, चाहे वो धार्मिक मैसेज हो, चाहे हमारा सामाजिक मैसेज हो, या फिर कुछ और, या फिर पारिवारिक। बहरहाल दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी को अक्ल ऊपर वाले ने दे के भेजा है तो वो इंसान को दे के भेजा है। क्योंकि इंसान के अंदर ये सहूलियत होती है कि वो रिश्ते नातों की कदर कर सकता है। वो पहचान सकता है कि कौन मेरा चाचा है, कौन ताऊ है, कौन मेरी फूफी है, कौन मेरी बहन है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरी पत्नी है। इस सब की समझ जो होती है वो इंसान के अंदर होती है। वहीं दूसरी तरफ जो जानवर होते हैं, हालांकि दिमाग उनके पास भी होता है, लेकिन रिश्तों की कदर उनके पास नहीं होती, रिश्तों की समझ नहीं होती। अब कदर तो कोई जब ही करेगा कि जब उसके पास समझ होगी, तो उनके पास में ये समझ नहीं होती। लेकिन इंसान के पास समझ भी है, दिमाग भी है, अक्ल भी है, पैसा भी है, रुतबा भी है, नाम भी है, रिश्तेदार भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो रिश्तेदार होता है, जो इंसान होता है, वो किसी भी रिश्ते को कलंकित करने से आज के ज़माने में चूक नहीं रहा है। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप लोग को क्राइम स्टोरी सुनाता हूँ, बल्कि मेरे सामने कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं जिसको सुन के मुझे भी पीड़ा महसूस होती है। मेरा भी दिल कहता है कि मैं इस कहानी को आप लोग को ना सुनाऊँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन चूंकि उस कहानी के अंदर एक मैसेज भी होता है, इसलिए मैं उस कहानी को आप लोग को सुनाने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, दुनिया के अंदर कहा जाता है कि एक लड़की के लिए अगर सबसे सुरक्षित, सबसे ज़्यादा उसकी हिफाजत करने वाला अगर कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर होता है, या वो उसका बाप होता है या फिर भाई होता है। लेकिन क्या हो कि अगर बाप या भाई इन दोनों में से ही कोई दरिंदा निकल जाए, तो वो लड़की आखिर कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। अगर आप हमारे भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लड़कियों की इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का बायोडाटा खोल के देखोगे, तो उनके बायो में लिखा होगा कि डैड प्रिंसेस, या फिर पापा की परी, या फिर पापा की प्रिंसेस, कुछ और। तो मतलब क्या है कि लड़कियां अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर सब बाप ख़राब होते हैं, सब बाप हैवान होते हैं। बहुत सारे ऐसे बाप होते हैं जो अपने बच्चों के लिए जान भी देने के लिए तैयार होते हैं। और आज की जो घटना है, ये इस पवित्र रिश्ते को कुछ इस तरीके से कलंकित करते हुए दिखाई पड़ी है दोस्तों, कि जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, इस पर रिसर्च कर रहा था,
तो मेरा ज़मीर अंदर से गवारा नहीं कर रहा था कि मैं इस कहानी को पढूं, इस कहानी के ऊपर रिसर्च करूं। दरअसल आज की कहानी आप लोग को हैरान भी करेगी, शर्मसार भी करेगी, आप लोग को मजबूर भी करेगी कि आप इस कहानी को सुनकर उस व्यक्ति के खिलाफ 2 शब्द कहें। तो कहानी की बात करें तो कहानी की अगर हम बात करें असल में तो इस कहानी की शुरुआत होती है देवरिया से। देवरिया में एक थाना लगता है, रामपुर थाना, और इसी रामपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, मोहन मुंडेरा गांव। ये जो मोहन मुंडेरा गांव है, इस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम अकरम है। जो अकरम है पेशे से ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, बाहर गाड़ियाँ चलाता है। अब जब अकरम की उम्र उसकी शादी की हो जाती है तो उसके परिवार वाले उसके लिए लड़की देखना चालू करते हैं। अब जब लड़की देखना शुरू करते हैं तो ये लड़की देखने के लिए पहुंच जाते हैं बलिया, और बलिया में जो उम्माव थाना है, इसी उम्माव थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। उसी गांव के अंदर एक लड़की को देखकर ये अकरम का रिश्ता तय कर देते हैं। अब उस गांव का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मैंने उस गांव का नाम क्यों नहीं लिया। अब जो अकरम था, इसका उम्माव थाने के गांव की लड़की के साथ में इसका रिश्ता तय हो जाता है। बाकायदा शादी की डेट फिक्स होती है, शादी होती है, और उसके बाद में जो उम्माव थाने की लड़की होती है वो अकरम के घर उसकी दुल्हन बन के आ जाती है। अब दोस्तों उसके बाद में अकरम जो था अपनी पत्नी के साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। पत्नी को बेनतहा मोहब्बत किया करता था, जो पत्नी थी ये भी उससे बेनतहा मोहब्बत किया करती थी। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे शादी को थोड़ा सा समय गुजरा तो अकरम जो था ये वापस से अपने काम पर चला गया। चूँकि वो ट्रक ड्राइवरी करता था मुंबई के अंदर रहकर, तो वहाँ पर जाकर वो मुंबई में ट्रक ड्राइवरी करने लगा। कभी कभार घर आता, उसके बाद चला जाता। सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी। लेकिन शादी के कुछ समय के बाद में इस अकरम के घर में किलकारी गूंजती है। दरअसल अकरम को एक बेटी पैदा होती है। जब बेटी पैदा हुई तो अकरम बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। अकरम के परिवार वाले भी खुश थे। अकरम की जो पत्नी थी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। दोस्तों अगर मैं कहूँ तो एक सीधे और साधारण लफ्ज़ों में मैं आप लोगों से कहूँ, बात कड़वी है लेकिन सच है। लड़की की पैदाइश के ऊपर बाप उतना खुश नहीं होता जितना उसकी माँ खुश होती है। लेकिन बाप जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, बाप उस बेटी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। हालांकि पैदाइश पर उसे भले ही खुशी ना हुई हो, इतनी होती भी है ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैं मोस्टली बता रहा हूँ तो ये ज़्यादातर चीज़ें हैं। लोगों की चाहत होती है कि उनको बेटा पैदा हो, और ये हमारी बेटियों की सबसे बदनसीब वाली बात है कि उनके सामने बेटों की दुआ मांगी जाती है। और मैं किसी पक्षपात के बिना ये बात कह रहा हूँ। हालांकि ये जो लोग सोचते हैं उनकी जो मानसिकता होती है पूरी तरीके से गलत होती है। अगर आपके 2 बेटे ही बेटे होंगे ना, तो आखिर में जाके आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी होना क्यों ज़रूरी है। एक बेटी ही होती है जो बाप की मैयत पर रोती है, बाप के जनाजे पर चिपट के रोती है। बाकी जिस घर में बेटे होते हैं उसके घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस घर में कोई रोने वाला भी नहीं होता। बेटे होते हैं और उनकी बहुएं होती हैं, तो कौन है तुम्हारा रोने वाला? बेटी होती है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ऐसे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज भी बेटियों की पैदाइश पे भी खुश होते हैं। लेकिन मोस्टली मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब उसके बाद में इस परिवार के अंदर जब बेटी होती है तो सारे ही लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब जो धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, बेटी धीरे धीरे बड़ी होती रहती है। आखिरकार जो बेटी थी ये लगभग 11 साल की हो जाती है, और ये जो व्यक्ति था अकरम, ये 51 साल का हो चुका था और मुंबई में रहकर ही जॉब किया करता था, ड्राइवरी का काम किया करता था। उसके बाद में इसी नवंबर महीने की बात है, नवंबर से थोड़ा पहले यानी सितंबर महीने की बात है। सितंबर महीने में जो इस अकरम की पत्नी होती है वो अपने गांव चली जाती है अपनी बेटी को लेकर। उत्तर प्रदेश के बलिया में जो उम्माव थाना है इसी के अंतर्गत इसका गांव आता है। अपने पति से कहती है कि मैं अकेली हूं और मुझे अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए बांग्लादेश जाना है, तो तुम भी घर पे रहते नहीं हो, तो बेहतर यही होगा कि बेटी भी धीरे धीरे जवान हो चुकी है और इसकी भी उम्र तकरीबन 11 साल हो चुकी है। 11 साल की बच्ची को ऐसे अकेले छोड़ना भी सही नहीं होगा, लिहाजा बेहतर यही होगा कि मैं अपने मायके में अपनी बेटी को छोड़ जाऊँ। थोड़े दिनों नानी के साथ में रह लेगी, उधर मुझे रिश्तेदार से मिलना है तो रिश्तेदार से मिलकर बांग्लादेश से मैं वापस आ जाऊँगी। जो अकरम होता है वो कहता है ठीक है। लेकिन उसके बाद में नवंबर के महीने में ये जो महिला थी बांग्लादेश से वापस आती है। उस समय तक जो अकरम था ये ड्राइवरी करता रहता है, कभी कभार बेटी के पास आता, उसे थोड़े बहुत पैसे देता खर्चे पानी के लिए और वापस चला जाता। लेकिन नवंबर के महीने में जो अकरम की पत्नी थी ये बांग्लादेश से लौट कर आती है, और जब ये बांग्लादेश से लौट कर आती है तो देखती क्या है कि जो बेटी है इसकी हालत ख़राब है। बेटी, उसका जिस्म पीला पड़ चुका है, आंखों में आंसू हैं, माँ को देखकर उससे सिसक कर रोने लगती है।
माँ जो थी अभी आकर उसने ठीक से बैग भी नहीं रखा था। माँ जो थी अपनी बेटी से पूछती है, बेटा क्या बात है, तुम्हारे नंसार बालों ने, तुम्हारे नाना ने, नानी ने तुम्हें प्यार नहीं किया, तुम्हें खाना नहीं दिया, तुम्हें कपड़े नहीं दिए, क्या बात है। तो जो बेटी होती है वो कहती है, नहीं, नाना नानी ने तो बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन माँ मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ है जो मैं नाना नानी को नहीं बता सकती थी। उसके बाद में ये लड़की जो होती है अपनी माँ से रोते हुए सारी बात कहती है। जो माँ होती है बेटी के दर्द को समझ सकती थी, लेकिन उसके साथ में क्या हुआ है ये सारी चीज़ें शायद उसे समझ नहीं आ रही थी। इसलिए वो अपनी बेटी को लेती है और एकांत में पहुँच जाती है छत के ऊपर। और छत के ऊपर जाने के बाद में पूछती है कि बेटा क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो, अभी मैं आई हूँ और अभी तुम रो रहे हो। तो उसके बाद में ये जो लड़की होती है अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे साथ में पिताजी ने कुछ ऐसे ऐसे किया है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब माँ जो थी जब ये बात सुनती है वो सख्ते में आ जाती है, तुरंत अपनी बेटी को लेती है और इसी उम्माव थाने में पहुँचती है 2 नवंबर वाले दिन। 2 नवंबर साल 2024 को ये अपनी लड़की को लेकर उम्माव थाने में पहुँचती है और वहाँ पे पहुँचने के बाद में कहती है कि साहब यहाँ पर जो कोई पुलिस वाला जो लेडीज़ हो उसको मेरे सामने भेज दीजिए। अब पुलिस वाले कहते हैं कि बताओ क्या बात है, हम तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो जो लड़की होती है वो ज़ारो कतार रो रही होती है, माँ के भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते हैं। उसके बाद में माँ कहती है कि साहब जो मेरा पति है उसे गिरफ़्तार कर लीजिए। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ठीक है, हम उसे गिरफ़्तार कर लेंगे, उसने तुम्हारे साथ में क्या किया है, क्या रीज़न है, हमें बताओ, हम तुम्हारी सुनने के लिए बैठे हैं, तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए बैठे हैं। तो जो माँ होती है वो कहती है कि मेरी बेटी सब कुछ बताएगी। अब उसके बाद में ये जो बेटी थी रो रो कर पुलिस को जब सारी बात बताना शुरू करती है तो जो पुलिस वाले थे वहाँ पर उनकी भी रूह कांप जाती है, उनके भी आंखों से आंसू ज़ारो कतार बहने लग जाते हैं। दरअसल वो लड़की बताती है कि मेरी माँ जब रिश्तेदार से मिलने के लिए बांग्लादेश गई थी तो वो मुझे अपनी नानी के घर छोड़ गई थी, यानी मेरी नानी के घर छोड़ गई थी। और उसके बाद में सितंबर महीने में मेरे पिता अकरम जो मुंबई में रहकर ट्रक की ड्राइवरी करते हैं वो मुझे कॉल किया करते थे। तो मैंने कहा कि पिताजी मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, मैं घर पे अकेली हूँ, माँ तो बांग्लादेश गई है, आपकी बहुत याद आ रही है। तो जो अकरम मेरे पिताजी होते हैं जिनकी उम्र 51 साल हो चुकी है वो आते हैं और उस समय मेरे घर पे आने के बाद में मुझे थोड़े बहुत पैसे देते हैं, चीज़ वगैरह मेरे लिए लेके आए थे वो वगैरह देते हैं। और शाम को जब हम लोग सोते हैं तो पापा कहते हैं कि आज मैं बेटी के साथ ही सोऊंगा, एक ही कमरे में हम दोनों बाप बेटी सो जाएंगे। अब किसी को क्या वहम कि 11 साल की बच्ची अपने पिता के पास में अगर दूसरी खाट पे सो रही है तो क्या दिक्कत है। इसलिए जो नानी नाना होते हैं वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद में ये जो दरिंदा अकरम होता है अपनी बेटी को सहलाने लगता है, उसे बहलाने फुसलाने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन जो बेटी होती है उन सारी चीज़ों का विरोध कर देती है। वो कहती है कि पिताजी तुम क्या कर रहे हो, अब्बू जो तुम कर रहे हो ये सरासर गलत है, मेरी उम्र महज 11 साल है और तुम मेरे रिश्ते में अब्बू लगते हो। लेकिन जो अकरम था वो कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ बांग्लादेश गई हुई है और मुझे ये सारी चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और तुम्हारे लिए भी दिक्कत की कोई बात नहीं है, आगे चलकर तुम्हें इन सारी चीज़ों से गुजरना ही है, तो बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें सिखा भी दूंगा और उसके बाद में जो बात घर की है वो घर में ही रह जाएगी। बेटी विरोध करती रहती है। उस रात जो दरिंदा अकरम था वो इस लड़की के साथ में एक बार नहीं बल्कि कई बार इसका शारीरिक शोषण करता है, इसका ज़ोर ज़बरदस्ती रेप करता है। अच्छा, जो लड़की थी वो उस रात तो ये सोच कर सह जाती है शायद पिता ने किसी वजह से या फिर किसी शैतानी मूड इनका घूम गया और उन्होंने कर दिया होगा, शायद आइंदा से ऐसा कुछ ना करें। लेकिन उसके बाद में शायद ये चीज़ें अकरम के लिए आम हो चुकी थी। जब भी उसके ससुराल वाले यानी अकरम के सास ससुर कहीं बाहर जाते लड़की के नाना नानी, तो उसके बाद में जो अकरम था अपनी बेटी के साथ में उसी तरीके से हैवानियत दिखाता। और दोस्तों ये सितंबर से नवंबर तक चलता रहता है, यानी 2.5-3 महीने तक जो अकरम था अपनी बेटी के साथ में जिस्मानी ताल्लुकात बनाता रहता है। वो बच्ची महज 11 साल की थी, वो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करती। एक तरफ बाप था और दूसरी तरफ बाप की इज्जत थी। अगर नंसार में किसी से कहती तो शायद बहुत बड़ा बवाल हो जाता। यही सोचकर वो सोचती रही कि माँ से सब कुछ कहूँगी। अब जब माँ आती है और माँ से ये लड़की सारी बात कहती है तो माँ का कलेजा कांप जाता है। माँ पिता से बात करने के बजाय सही एक्शन लेती है, सीधा पुलिस थाने पहुँचती है और उस दरिंदे अकरम के खिलाफ FIR कराती है। बहरहाल पुलिस ने अकरम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद में पॉक्सो एक्ट के तहत और संबंधित धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुकदमा दर्ज करने के बाद में इसे जेल भेजा जाता है। जेल से इसे न्यायालय भेजा गया और अभी जो आगे की कार्रवाई है वो इसके ऊपर चल रही है। आगे जो भी सज़ा इसको मिलेगी मैं आपको इस केस का फॉलोअप ज़रूर दूंगा। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस तरीके के दरिंदे जो पिता हैं आज के समाज में पड़े हुए हैं। तो आज की कहानी आप लोग को भले ही उतनी ज़्यादा क्राइम से रिलेटेड या फिर इंटरेस्टिंग ना लगी हो सकता है क्योंकि, लेकिन ये कहानी आप लोग को बताना ज़रूरी थी। और इस कहानी के अंदर सबसे बड़ा मैसेज उन लोगों के लिए है
जिनके घर पर अगर कोई अपनी बच्ची को या फिर किसी को अमानत के तौर पर रख के जाता है। यहाँ पर सरासर जो गलती थी ये नंसार वालों की थी। ज़िंदगी में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अकरम के ऊपर भरोसा किया, उस बच्ची को उसके साथ जाने दिया। दोस्तों, मैं अगर सच कहूँ तो बात कड़वी है। आज के ज़माने में बच्चियों को माँ के सिवा या फिर कोई लेडीज़ के सिवा उसका ख्याल रखने वाला नहीं है, क्योंकि ज़माना इतना ज़्यादा गंदा आ चुका है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी आए थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, परसों वाले दिन जो कमेंट्स आए थे उसमें मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई साहब, आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं और पीडी नगर उन्नाव यूपी इंडिया के रहने वाले हैं। तो मंसूरी भाईजान जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और वालेकुम सलाम, आप खैरियत से होंगे, बताइएगा आज के वीडियो में। नक्षत्र सिंह लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बच्चों को रखना चाहिए। आज की कहानी बहुत ही दुखदाई है, हम सबको ऐसी कहानियों से सीख लेने की आवश्यकता है। नक्षत्र सिंह जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर सिंह मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। स्टेटस फॉर यू हैं, लिखते हैं दोस्ती प्यार और रिश्तेदारी बराबर के लोगों के बीच ही होनी चाहिए। स्टेटस फॉर यू, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका शुक्रगुजार हूँ। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी गुड कहानी मलिक भाई। तो रिजवान अंसारी जी, आपका शुक्रिया। गुंडनवाल हैं, लिखते हैं बहुत ही दर्दनाक हादसा, हम सभी को, इन सभी को फांसी के फैसले की इज़्ज़त करते हैं। हम भी इस फांसी के फैसले की इज़्ज़त करते हैं। आपने अंतिम में जो सुझाव दिया वो बहुत ही सही है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं आप स्कूल के बारे में सही कह रहे हैं, आप बहुत कुछ सिखा देते हैं, कहानी में सलामत रहिए। जावेद अंसारी जी, आपका बहुत शुक्रिया। राजपुरा ख़बरनामा है, लिखते हैं शावेज़ भाई बहुत सही बात कही आपने, हैसियत के हिसाब से ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो राजपुरा ख़बरनामा जी, आपका बहुत शुक्रिया। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हारून अंसारी जी, आपका शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट से लिखते हैं जनाब मोहतरम, सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, लिखते हैं अल्लाह रहम फरमाए और हालात बेहतर करे। और इनका नाम है अंसारी अली जी। तो अंसारी अली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कुवैत से हमारी कहानी सुनते हैं। और झूठ, वासना, बहस संबंध, यही सारी वजह बनती हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मोहम्मद रियाज ने, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, आपकी कहानी ओमान एयरपोर्ट से सुन रहा हूँ, 3:15 पे मेरा फ़्लाइट है, मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूँ, थैंक यू। तो मोहम्मद रियाज जी, आपका बहुत शुक्रिया। और ओमान में शायद आप मस्कट से फ़्लाइट कर रहे हैं। रिसेंटली में मैं भी मस्कट से आया था, और ओमान में एक रूल है कि आपकी जब आईडी होती है, तो मुझे पहली बार पता चला, जो आपकी आईडी होती है जिसको हम वहाँ पे जो मिलती है, तो वही आईडी एयरपोर्ट में जाने के लिए मान्य होती है। अगर आपके पास आईडी है तो आप नहीं जा सकते, ऐसा शायद है कुछ ना, मुझे बताइएगा। राजकुमार हैं, लिखते हैं गुड नाइट मिस्टर मलिक, थैंक यू, आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। मैं राजकुमार गौतम रायबरेली उत्तर प्रदेश से सुनता हूँ, लुधियाना पंजाब में रहकर काम करता हूँ। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नसीमुद्दीन हैं, लिखते हैं कहानी बहुत ही उम्दा है, सुनकर मज़ा आया। नाजिमुद्दीन पच्छू भाई, किस्बा मौदहा, ज़िला हमीरपुर यूपी से सुनते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजिमुद्दीन। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से सुनते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब। सुरेंद्र शर्मा जी, नमस्ते भैया। और विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं। देव मेहरा हैं, लिखते हैं आई एग्री विथ यू। तो देव मेहरा जी, आपका शुक्रिया। HR गोस्वामी हैं, लिखते हैं मलिक भाई गुड नाइट, गुड स्टोरी। तो HR गोस्वामी जी, आपका शुक्रिया। जयराज हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनते हैं, नाइस स्टोरी। तो जयराज जी, शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी, वक्त टाइम मिल नहीं पा रहा है स्टोरी टाइम पर सुनने के लिए भाई, सुनाने के लिए, बहुत छोटे मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी, आपका शुक्रिया। उसके बाद में दी वेरेस्टर लिखते हैं ओफ वो वैसे बहुत अच्छी स्टोरी थी, आज की भी। तो दी वेरेस्टर जी, आपका शुक्रिया। आमिन गुज्जर हैं, लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी मिस्टर मलिक साहब। तो आमिन गुज्जर जी पाकिस्तान से कहानी सुनते हैं। साहिल खान हैं, लिखते हैं लव यू साहिल खान भाई, आपका शुक्रिया। अहमद करके आईडी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, मैं फ़ारूक अहमद नेपाल से हूँ और मैं आपके पुराना व्यूवर्स हूँ, पहली बार कमेंट्स कर रहा हूँ। तो फ़ारूक अहमद जी, आपका शुक्रिया, कमेंट्स करा करें, मुझे अच्छा लगता है।
100% एग्री विथ यू कॉन्सर्निंग स्कूल एडमिशन फॉर किड्स अकॉर्डिंग दी पेरेंट्स फाइनेंशियल स्टेटस। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया आपका। इनका नाम है अनंत ग्रीवर। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी थी सोहनलाल जी, शुक्रिया। उसके बाद में सैड मजनू हैं, लिखते हैं सुपर, तो भैया बहुत शुक्रिया। एच के करके है और ये लिखते हैं लेट्स वाच, तो भैया बहुत शुक्रिया। ए के खान लिखते हैं शाबिद भाई अस्सलाम वालेकुम, छोटा बेटा आज़ाद खान ख़राब संगत में पड़ गया है, उसके लिए दुआ करें। तो ए के खान जी, बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को समझाएं, और अगर आपके बेटे आज़ाद खान सुन रहे हों तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि भाई बेहतर ज़िंदगी अगर जीना है तो परिवार के हिसाब से उन कामों को किया जाए जिससे परिवार का नाम रोशन हो। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से, हमारा कमेंट्स आपके पास नहीं पहुंचता क्या? जी बिल्कुल पहुंचता है राजकिशोर जी, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूं। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, तो सुनील त्यागी जी नमस्कार। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने छोटे भाई, आखिर में अपनी औकात के मुताबिक अपने बच्चों को दाखिल करें, मजबूर हो गए हैं दोबारा कमेंट्स करने के लिए, बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास गुलिस्तानाज यूपी बागपत से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। आगे राजेंद्र जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। आलमगीर हैं वो कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में बाकू हुसैन लिखते हैं कहानी गलत है, और पहले बताया कि जहर दिया गया है और बाद में बताया कि गोली मारी गई है। तो भाई हुआ यूँ था कि डेड बॉडी जो थी बहुत ज़्यादा गल गई थी, तो शायद शुरू में यही लगा था टीम को, पोस्टमार्टम करने वाली टीम को, कि शायद जहर दिया गया हो, लेकिन बाद में जो लड़के ने खुलासा किया तो बात सामने आई थी। इंद्रजीत हैं, लिखते हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मैं भटिंडा से हूँ और मेरा नाम ज़रूर लेना इंद्रजीत। तो इंद्रजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये भी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।